अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान में एक अलमिया रहा है कि सियासी जमातें जब अपोजिशन में होती हैं तो उन्हें आज़ाद मीडिया बहुत पसंद होता है, लेकिन जो ही वो हुकूमत में आती हैं उन्हें मीडिया की आज़ादी खटकने लगती है और वो कभी कानून साजी के नाम पर और कभी रेगुलेट करने के नाम पर मीडिया की आज़ादी पर कदगन लगाने की कोशिशें करती हैं। और अब मौजूदा हुकूमत का जो पैमरा तरमीमी बिल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से पास हुआ है, उस बिल पर भी यही बहस छिड़ गई है कि क्या नए तरमीमी बिल में कवानीन को बेहतर बनाया गया है या फिर इस नए कानून के जरिए इख्तलाफ राय पर कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तरमीमी बिल के हवाले से अपनी ट्वीट में लिखा कि कमेटी मेंबरान ने बहुत बहस व मुबाहिसे के बाद इस बिल को पास किया है। इस बिल की तैयारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की गई थी और इनकी तजावीज़ को इस बिल का हिस्सा बनाया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि इस बिल का बुनियादी मकसद सहाफ़ियों की फलाह बहबूद को बेहतर बनाना और पाकिस्तान में आज़ाद और ज़िम्मेदार मीडिया माहौल को फ़ाल करना है, जैसा कि दुनिया भर के जमहूरी ममालिक में राइज है। हुकूमत इस बिल का दिफा कर रही है, जबकि बाज़ सहाफ़ती हल्के ये समझते हैं कि इस बिल को इख्तलाफ राय को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर इस बिल का तफसीली जायज़ा लिया जाए तो इसमें कुछ ऐसे मसाइल को हल करने की कोशिश की गई है, जबकि कुछ मामलात अभी भी हल तलब हैं। इस बिल की अगर सबसे अहम तरमीम की बात की जाए तो इसमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के फ़र्क को वाज़े कर दिया गया है। नए बिल में पुराने कानून के सेक्शन 2 में तरमीम करके डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ शामिल की गई है। इस तारीफ के मुताबिक ज़ाती, सियासी या माली फ़ायदे या मकासद के लिए किसी भी शख्स की साख को नुकसान पहुँचाने या हरासा करने के लिए कोई भी झूठी, मनगढ़ंत, जाली मालूमात को फैलाना या शेयर करना डिस इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में आएगा। जबकि किसी नीयत, इरादे या मकासद के बगैर ऐसे मवाद को फैलाया गया या शेयर किया गया तो वो मिस इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आएगा। अहम बात यह है कि कानून साजी इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाना एक संगीन मसला रहा है, जिसकी रोकथाम ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए कोई मौसर कानून नहीं है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस हवाले से कानून साजी की एक कोशिश तो की गई थी, लेकिन उस वक्त हर तरह की गलत खबर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा था वो फेक न्यूज़ था। और फेक न्यूज़ एक बहुत ब्रॉड बेस्ड टर्म है जिसकी कोई वाज़ेह तशरीह नहीं थी। लेकिन नए कानून में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की वाज़ेह तशरीह की गई है जो बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि गलती सहाफ़ी से भी हो सकती है, खबरें गलत हो सकती हैं और ख़बर से जुड़े हक़ाइक़ भी गलत हो सकते हैं, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि गलती गैर इरादी तौर पर हुई है या जानबूझकर झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इस बात का तयन कैसे होगा कि गलती जानबूझकर की गई है या नहीं, और इसको जांचने के लिए ये देखना होगा कि किसी भी खबर को देने से पहले बुनियादी सहाफ़ती असूल पूरे किए गए हैं या नहीं, जिनका जिक्र इस नए बिल में भी किया गया है। पहली बात यह है कि क्या किसी सहाफ़ी ने किसी खबर को देने से पहले उसके फैक्ट्स को वेरीफाई किया है और उसकी तस्दीक की है या नहीं। दूसरी बात यह है कि जिस शख्स या इदारे से मुतल्लिक ये खबर है, क्या सहाफ़ी ने खबर देने से पहले उसका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की या नहीं। तीसरी बात यह है कि जब सहाफ़ी को इस शख्स या इदारे की तरफ से मौक़िफ़ मिला तो क्या उसने उस मौक़िफ़ को दुरुस्त और मुनासिब तरीके से खबर का हिस्सा बनाया या नहीं। अगर किसी सहाफ़ी ने खबर देने से पहले सहाफ़ती उसूल पूरे किए हैं और इसके बाद भी गलती हो जाती है तो वो मिस इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। लेकिन अगर किसी सहाफ़ी ने ना हक़ाइक़ की तस्दीक की, ना किसी शख्स का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की और अगर माली, सियासी या ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी की साख को नुकसान पहुँचाया तो ऐसी खबर डिस इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। अब सबसे अहम बात यह है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का फैसला कौन करेगा। पैमरा के नए कानून के मुताबिक इसका फैसला काउंसिल ऑफ कंप्लेन करेगी, लेकिन इस काउंसिल के मेंबरान की तैनाती जिस तरीके से की जाती है ये भी एक अहम मसला है, क्योंकि कहने को तो इस काउंसिल के अराकीन आज़ाद होते हैं, लेकिन इनकी नामजदगी चेयरमैन पैमरा और मंजूरी हुकूमत के जरिए होती है, जिसकी वजह से इनकी आज़ादाना काम करने पर सवाल उठता है और इस मामले पर भी सहाफ़ती हल्कों में तशवीश पाई जा रही है। इसके अलावा इस बिल में सहाफ़ती बरादरी के लिए एक अच्छा इकदाम भी किया गया है। इस बिल में मीडिया मालकान को मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाने का पाबंद किया गया है और इसके लिए 2 माह का अरसा तजवीज़ किया गया है और सरकारी इश्तिहारात को मुलाजमीन की बरवक्त तनख्वाहों से मशरूत किया गया है। तरमीमी बिल का सेक्शन 27 मीडिया की आज़ादी के हवाले से काफ़ी अहम है और सहाफ़ती हल्के इस सेक्शन में तरमीम पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इस सेक्शन के मुताबिक पैमरा किसी भी ब्रॉडकास्ट मीडिया शख्स या उसके तासुरात को नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ या नफरत अंगेज़ या अमन व अमान के लिए नुकसानदेह या कौमी सलामती के लिए ख़तरा या फहश करार देकर नशर करने से रोक सकता है। ये पैमरा तरमीमी बिल के चंद अहम नुकात हैं। हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या ये आज़ादी राय को मज़ीद कंट्रोल करने के लिए है
या फिर इससे जो गलत खबरें हैं, जो डिसइंफॉर्मेशन है, सिर्फ उसको रोका जाएगा? इस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त जो निगरान सेटअप के हवाले से मामला चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ नुकात हैं जो कि यकीनन पिछले कानून से बेहतर हैं, कुछ अभी भी हल तलब है जिस पर मैं बात करूंगा। लेकिन कुछ सहाफ़ी हलकों में एक तो ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दबाजी में ये बिल लाया गया है, इतनी जल्दी इसमें क्यों की गई, और वो तनकीद भी कर रहे हैं और कुछ सियासी तनकीद भी हो रही है। तो सियासी तनकीद को पहले देख लेते हैं, क्योंकि आपसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पैमरा का तरमीमी बिल हुकूमती कठपुतली पैमरा को तमाम इख्तियारात का मालिक बना देता है। अब पहले ही अमली तौर के बाद कानूनी तौर पर भी मीडिया की आज़ादी ख़त्म कर दी गई है। ये है उनका मौक़िफ़। वो कह रहे कि जो हम बिल ला रहे थे उससे हम उसको पैमरा को आज़ाद भी करते, PMDA को आज़ाद करते और उसका कंट्रोल नहीं होता मीडिया पे, लेकिन अब आपने आज़ादी ख़त्म कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक इन्फॉर्म्ड डिस्कशन के लिए मुझे इनवाइट किया है। मैं आपकी पहली एक बात पे थोड़ा सा कमेंट कर दूं जिसमें आपने जल्दबाजी का जिक्र किया है। पहले तो ये 11 महीने के ऊपर मुहित एक मुशावरती अमल था जो 23 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ था, और ये जो मुशावरती अमल था ये जॉइंट एक्शन कमेटी है जिसके अंदर तमाम नुमाइंदा तंजीमों के जो हेड्स होते हैं वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उसके अंदर CPNE, APNS, PBA, अमेंड, उसके अलावा PFUJ के जो नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशंस जो मैंने आपको कहा है इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं, उनके हेड्स इस जॉइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा थे। इसके अलावा नासिर जैदी साहब, शहजादा जुल्फ़िकार साहब, अफजल भट्ट साहब भी इस कमेटी का हिस्सा थे। तो कोई ऐसा स्टेक होल्डर, कोई ऐसी नुमाइंदा जमात नहीं है जिसने इस बिल को ना बनाया हो। और मैं इसमें शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अमेंड का, जिन्होंने इस पूरी एक रिसर्च करके 12 ममालिक के अंदर जो फेक न्यूज़ के ज़मरे में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन आती है, कमेटी की नुमाइंदगी करते हुए इस डेफिनेशन को रखा और उसके ऊपर भी 4 माह तक फुल स्टॉप और कौमे तक बहस जारी रही। और मैं ये भी ज़रूर बताती चलूँ कि इन तमाम नुमाइंदा जमातों में से किसी एक नुमाइंदा जमात ने भी इस बिल के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं उठाया। ये अहम बात है मरीम साहब, क्योंकि मेरी बात हुई है एमेंड के प्रेसिडेंट अजहर अब्बास साहब से। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमसे कंसल्ट किया गया और बहुत सारी चीज़ों में, जैसे आपने भी कहा, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन में उनकी पूरी बॉडी इस पर बात करती रही, कंसल्ट करती रही। लेकिन उनका एक एतराज़ है। उन्होंने ये कहा कि जब बिल आपने कल पेश किया उससे पहले जब बिल फाइनलाइज हो गया तो स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर नहीं किया गया, वो शेयर करना चाहिए था। दूसरा जो जल्दबाजी की मैं बात कर रहा हूं, आपने कहा कि बड़ी बहस, जी ऐसा नहीं होता। एजाज शहजाद, आपने अच्छी बात की। होता यह है कि जब एक पूरा बिल का मुसलसल 11 महीने जारी रहता है वो, और फिर हमारी एक लास्ट मीटिंग हुई। इस लास्ट मीटिंग में मैंने तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर जूम पे बुलाई गई और मैंने उनसे साइन ऑफ लेकर ये कहा कि अब ये बिल वजारत से लॉ मिनिस्ट्री में जा रहा है और सबकी इजाज़त, और ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, और इसकी इजाज़त के साथ तमाम स्टेक होल्डर के बाद ये प्रोसेस में चला जाता है। फिर ये लॉ मिनिस्ट्री गया, लॉ मिनिस्ट्री में ये वेट होता है, वेट होने के बाद ये कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट के बाद ये CLC में जाता है जो फिर एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। CLC के बाद ये दोबारा कैबिनेट में आता है, कैबिनेट के बाद ये पार्लियामेंट में ले होता है, ले होने के बाद ये नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, स्टैंडिंग कमेटी के बाद ये दोबारा पार्लियामेंट में आता है वोटिंग के लिए, फिर सेनेट में जाता है वोटिंग के लिए, और फिर प्रेसिडेंट इस पर साइन करते हैं। तो जब ये मेरे से तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत हो गई, उसके बाद हमने एक कंसल्टेशन और एक कंसेंसस के साथ ये बिल लॉ मिनिस्ट्री में भेज दिया जिस शक्ल में आज ये बिल मौजूद है। और उसके बाद ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है वो पार्लियामेंट में टेबल करती है और मुझे इतला होती है, ये प्रोसेस है। और इस इतला होने के बाद मैं वो पार्लियामेंट के अंदर, बट आपने कहा कि बहुत बहस व मुबाहिसा इसमें हुआ है, लेकिन ये आपने अपने ट्वीट के मुताबिक परसों ये टेबल हुआ था और कल इसका पार्लियामेंट्री कमेटी ने फैसला कर लिया ना, कौमी असेंबली की कमेटी ने। जी, और पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भी ऐसे नहीं पास होता, शिक बाय शिक इसके ऊपर बहस होती है। और मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप शहजाद, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप मौजूदा डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 का पढ़ें, उसका सेक्शन 3 पढ़ें, जहाँ डेफेमेशन की, मुझे तो ये ख्याल था कि तमाम लोग इन लोगों को मुबारक देंगे कि आपने जो डेफेमेशन की एक ओपन एंडेड लूज डेफिनेशन थी उसको आपने डिफ़ाइन कर दिया है डेफेमेशन के मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन में, और जहां आपने गलती का भी तयन कर दिया है, उसको करेक्ट करने का भी तयन कर दिया है, और डिसइंफॉर्मेशन की इंटेंशन का भी तयन कर दिया है, और उसके अंदर डिफाइन कर दिया है कि वो अगर
मिसलीडिंग हो, मैनिपुलेटेड हो, क्रिएटेड हो, फैब्रिकेटेड हो और उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद हो, जबकि जो ऑर्डिनेंस के एग्जिस्टिंग डेफेमेशन का कानून 2002 का है वो एनी रॉन्गफुल एक्ट, intentional or without intention, publication or circulation of a false statement or representation made orally, written or visual form which injures the reputation of a person, lowers him in the estimation of others, tends to reduce him to ridicule, injustice and criticism. ये existing मौजूद है, इसको इसकी तनाजुर में जो अगर आपने इब्तिदाई सुना हो मेरा तो उसमें हमने कहा है कि ये बड़ा अच्छा किया है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन को उसकी तशरीह कर दी है, उसमें तफरीह कर दी है, क्योंकि पहले तो सिर्फ ये था कि फेक न्यूज़ क्या होती है। तो ये बड़ा अच्छा काम किया है। एक सवाल मैं आपको बताता हूँ अब जो मीडिया बरादरी से आ रहा है वो ये है कि इसका तयन कौन करेगा, इंटेंट का तयन कौन करेगा। अगर काउंसिल ऑफ कंप्लेन ने ये करना है तो फिर काउंसिल ऑफ कंप्लेन के जो मेंबरान हैं वो तो पैमरा ने नॉमिनेट करना है, हुकूमत ने उनको अपॉइंट करना है, तो फिर कैसे वो इंडिपेंडेंस रह जाएगी? अच्छा, एक मैं जी शहजाद, बहुत अच्छा सवाल किया, मेरी मुश्किल आपने आसान कर दी। एक तो ये दो फेक न्यूज़ को डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में डिफ़ाइन किया गया जी। उसके बाद पहली दफ़ा ये, हाँ, मैं आई फील प्राउड कि इस ग्रुप ने मेरी रहनुमाई करते हुए जो तयन की बात है उसकी इंटेंशन को भी पहले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ प्रूफ करना है, उसकी करेक्शन हो जाए तो ना ये डिसइंफॉर्मेशन होगी ना मिस इन्फॉर्मेशन होगी। और तयन COC ने नहीं करना, इसका तयन पेमरा की पहले अथॉरिटी ने करना है, जो पहले वाहिद आदमी चेयरमैन पेमरा करता था। एक साइन से वो चैनल्स को बैन करता था, प्रोग्राम को बंद करता था, सस्पेंड करता था, लाइसेंस को कैंसिल करता था। अब उसका इख्तियार जो है इसका तयन करने का वो एक अथॉरिटी को दे दिया गया। ना सिर्फ अथॉरिटी को दिया गया बल्कि पेमरा के अंदर 2 चेयर्स को ऐड किया गया रिप्रेजेंटेशन की, जिसमें एक मीडिया के लाइसेंसी की चेयर है और दूसरी सहाफ़ियों की चेयर है, वर्किंग जर्नलिस्ट की। तो ये को रेगुलेशन है, ये कहीं दुनिया में नहीं होती कि रेगुलेटर की बॉडी के अंदर आपके लोग मौजूद हों। ये लेकिन वो सिर्फ 13 में से को फॉलो करते 13 लोग हुकूमती होंगे, 2 और होंगे और उनके पास भी कोई वोटिंग का इख्तियार नहीं होगा, वो तो एज एन ऑब्जर्वर बैठे होंगे ना वहां पर। ऐसा नहीं है शहजाद, मैं ख़त्म कर लूँ बात कि एक तो ये रिप्रेजेंटेशन दी गई है और इसको 12 मेंबर कमेटी है, 13 नहीं है, 12 मेंबर कमेटी है, जिसमें जब 2 मेंबर ये प्राइवेट ऐड होते हैं तो गवर्नमेंट मेंबर से ज़्यादा जो प्राइवेट मेंबर हैं उनकी तादाद हो जाएगी। और उसके बाद वोटिंग और नो वोटिंग सिर्फ तब है जिस वक्त उनका अपना मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आया होगा। इसका बड़ा तयन किया गया। और ना सिर्फ यहाँ तक, अगर ये अथॉरिटी भी जहाँ ये रेगुलेशन के अंदर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है कोई फैसला करेगी, वो फैसला उसके बाद काउंसिल ऑफ कंप्लेन को जाएगा, जो 7 मेंबर कमेटी स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं। मरियम साहबा, अगर कोई कंप्लेन जाती है किसी सहाफ़ी के खिलाफ कि उसने कोई खबर की और खबर बाउंस हो गई, यानी कि खबर गलत साबित हो गई, तो क्या वो मिस इन्फॉर्मेशन है या डिस इन्फॉर्मेशन है? इसका तयन तो काउंसिल ऑफ कंप्लेन ने करना है ना पहले। नहीं, इसका तयन नहीं करना काउंसिल ऑफ, मैं आपको यही तो समझा रही हूँ। इसका तयन पहले उस अथॉरिटी ने करना है जो पहले चेयरमैन पेमरा करता था, एक बंदा करता था, वाहिद शख्स, और ये सब ऑर्डर कर देता था। अब वो अथॉरिटी करेगी 12 मेंबर, और उसके बाद अगर वो जल्दबाजी में भी करेगी तो उसका कोरम का तयन किया गया और उसके बाद वो डिसीजन काउंसिल ऑफ कंप्लेन में जाएगा। और काउंसिल ऑफ कंप्लेन की बॉडी को ना गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, ये एक प्रोसेस पहली दफ़ा एड के साथ इसका इश्तिहार दिया जाता है, लोग अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसके काउंसिल ऑफ कंप्लेन के मेंबर को ये काउंसिल ऑफ कंप्लेन का हिस्सा बनाया जाता है। और शहजाद, उसके अंदर भी काउंसिल ऑफ कंप्लेन के अंदर जहां इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें कोई गवर्नमेंट का हुकूमती अरकान मौजूद नहीं होगा। हमने इस ग्रुप ने वहां भी बात नहीं छोड़ी। उसके अंदर मुझे समझाइए, क्या आपने इसको बिल्कुल तब्दील कर दिया 180 डिग्री? मैं समझना चाह रहा हूं मरियम साहबा, क्योंकि पहले तो जो एग्जिस्टिंग कवानीन थे उसमें तो ये था ना कि कोई कंप्लेन जाती थी, पहले काउंसिल ऑफ कंप्लेन जो है एक जूरी की तरह मामला देखती थी और फिर अपने जो उनका वर्डिक्ट था वो अथॉरिटी के पास जाता था और फिर पेमरा चेयरमैन फैसला करता था। अब आप कह रही हैं कि पहले अथॉरिटी फैसला करेगी और फिर वो काउंसिल ऑफ कंप्लेन को भेजेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चेयरमैन पेमरा, अगर उसके पास एक कंप्लेन आती है और वो कंप्लेन को ये समझता है कि ये गलत है, ये मिसइन्फॉर्मेशन, ये फेक न्यूज़ है फॉर एग्जांपल, और ये पेमरा के कवानीन की वायलेशन है, वो एक ऑर्डर निकालता था। उस ऑर्डर के तहत चैनल बंद भी हो सकता था, सस्पेंड भी हो सकता, प्रोग्राम चलता बंद हो, हमने देखे हैं ये होते हुए,
हमने ये होते हुए आपने और मैंने देखे हुए। और उसके बाद वो एक ऑर्डर के जरिए, शो कॉज के जरिए उसके ऊपर एक्शन ले लेता था, और अगर वो सिवियर वायलेशन होती थी तो चैनल को बंद कर दिया जाता था। अब अगर वो ये डिसीजन लेगा भी तो वो अकेला नहीं ले सकता, और अगर कंप्लेंट सीओसी से आई है, जो दूसरी तरफ से अगर आई है, वो सीओसी फैसला करने के बाद उसके ऊपर इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के बाद, जब उसका फैसला पहले बाइंडिंग नहीं था, ये एक बड़ा मसला है ले लेते थे। इस मुल्क में, चाहे आपकी हुकूमत हो, कोई और हुकूमत हो, चैनल्स बंद होते हैं और कभी कभी तो पैमरा के अहकामात के बगैर भी बंद होते हैं। ये भी हमने मसला यहाँ पर देखा है। 14 माह में कोई चैनल बंद नहीं हुआ। इस 14 माह में शहजाद कोई चैनल बंद नहीं हुआ, नहीं हुआ कोई चलता प्रोग्राम बंद नहीं हुआ। चैनल तो बंद हुए हैं। कौन सा हुआ है? जी जी, जब शहबाज गिल साहब का वो स्टेटमेंट था, शहबाज गिल साहब का, मैं बता रहा हूं, आई एम नेमिंग द चैनल, जब शहबाज गिल साहब वाला मसला हुआ था उस वक्त ARY को बंद किया गया था, और उसके बाद, और मैं वही कह रहा हूं कि पैमरा के कवानीन के तहत बंद नहीं किया गया था, बगैर उनके ऑर्डर के बंद किया गया था। हाँ जी, थैंक यू। मैं कोई, पहली बात यह है कि जो आपने एग्जाम्पल दी, वो एग्जाम्पल पैमरा के कानून से आगे आर्टिकल 19 के कानून के मुताबिक हुई थी, और वो चैनल बंद हुआ था। और चैनल बंद होने के बाद जिस वक्त उन्होंने उसके एक्सप्लेन किया और कोर्ट में गया था, वो फैसला कोर्ट के अंदर गया था। यहाँ फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन, और एक और बात आपने बड़ी अच्छी की इससे पहले कि अगर कंप्लेनेंट होता था ना, अगर मैंने कंप्लेंट की और मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखती थी, तो क्या होता था कि कोई जाकर उसको, अगर जिसने इसको ये बात पसंद नहीं आती थी, वो सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा से जाके पेशावर से स्टे ले लेता था। अब हमने जुरिस्डिक्शन को बांट कर दिया कि जो कंप्लेनी है, जो विक्टिम है, जिस वो अगर लाहौर का है तो लाहौर की रेलेवेंट कोर्ट से जो है वो उसके ऊपर फैसला करेगी। अच्छा, मुझे ये बताइए थोड़ा एक एग्जाम्पल, क्योंकि आपने ये हमारे नाजरीन के लिए भी कि डिसइंफॉर्मेशन है उसमें आपने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि एक तो अगर कोई गलत खबर दी गई है, कोई प्रोपेगेंडा किया गया है ज़ाती मफाद के लिए, माली मफाद के लिए, और अगर साथ में आपने दूसरे का मौक़िफ़ लेने की कोशिश नहीं की गई तो वो डिसइंफॉर्मेशन के ज़ुमरे में आएगा। आप मुझे बताएं कि एक खबर है, मिसाल के तौर पे मैं खबर करता हूँ, वो खबर गलत साबित होती है, और मैंने उस खबर को, मैं एक खबर करता हूं और उस खबर में मैं एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ होता है, वो उस बात की तरदीद कर देता है, तब भी क्या मैं वो स्टोरी कर सकता हूं क्योंकि मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं और मैं उसकी तरदीद भी उसमें शामिल कर रहा हूं? तो क्या मैं ये कर सकूंगा? या फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी ने अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और वो आपकी स्टोरी के खिलाफ जाता है तो वो स्टोरी आप कर ही नहीं सकते फिर? नहीं, ये आपने फिर पढ़ी नहीं ना, ये मैंने पढ़ ली, मैं आपसे एक्सप्लेनेशन के लिए मांग रहा हूं। पढ़ के जी नहीं, बहुत आपने खुद जवाब दे दिया है कि अगर आपने उसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया है और अपनी स्टोरी के साथ एन एफर्ट टू गेट अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू और एंड उसकी आपने प्रॉपर उसका पॉइंट ऑफ व्यू देकर उसकी कवरेज और उसको स्पेस दिया है, तो वो किसी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन में नहीं आता। लेकिन शहजाद इस और अगर वो शख्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं भी देना चाहता, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना चाहता, उसको अप्रोच किया गया, वो नहीं दे रहा, तब भी आप अपनी स्टोरी कर सकते हैं ना? रिपोर्ट करें बस, ठीक है जी, आप रिपोर्ट करें कि मैंने उसका मांगा और उसने आपका कोई किसी किस्म की कोई आपको कंटेंट नहीं दिया, उसने आपको बाद में रिटर्न दे दिया, आप उसकी कवरेज चला दें। लेकिन अगर आप बार बार एक गलत इंफॉर्मेशन को चलाओ, और मैं समझती हूँ कि जो असल सहाफ़ी है ना, जो असल एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म में बिलीव करता है, वो कभी भी मिसलीडिंग, मैनिपुलेटेड, क्रिएटेड और फैब्रिकेटेड न्यूज़ देगा ही नहीं। और उसके बाद मैं आपको एक और बात, और इसीलिए ये सारे सहाफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नुमाइंदा जमातें हैं, जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है, एक एक फुल स्टॉप और कॉमा पे कमेंट्स हुए और महीनों गुजरे हैं। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ शहजाद, कि सबसे पहले इसमें पहली दफ़ा ये जो सहाफ़ी होते थे, इनके ये बेचारे ITNE में न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ का एक स्पेस मौजूद था, एक प्लेटफॉर्म मौजूद था, जिसमें इन 14 माह में 14 करोड़ रुपया रिकवर करके उनकी तनख्वाहें दी हैं। और ये होता ये था कि चैनल को कंट्रोल करके सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया, 4 साल हमने देखा। उसमें हमने ये कर दिया कि जो चैनल, जो लाइसेंसी ऑफ द पैमरा, अगर 60 डेज़ के अंदर अंदर तमाम ड्यूज़ किसी भी एम्प्लॉई के, वर्किंग जर्नलिस्ट के, चाहे वो DSNG में बैठा है, कैमरे के ऊपर बैठा है, कैमरे के पीछे बैठा है, डेस्क पे बैठा है, ड्राइवर है, अगर वो उसके ड्यूज कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट उसको किसी किस्म का कोई बिजनेस नहीं देगी बाय लॉ। और उसके साथ साथ मिनिमम वेज को पहली दफा कानून के हिस्से में, कानून के सेक्शन में लाया गया है कि अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जर्नलिस्ट जो एम्प्लॉइज हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि इस पर अमल दरामद भी हो उनको। नहीं, ये कानून का हिस्सा है। अगर ये इस कानून का हिस्सा है और इसके अंदर इस चीज को बता। और तीसरी बात शहजाद, यहाँ नहीं,
तीसरी बात, क्योंकि आजकल थर्ड पार्टी हायरिंग और रिक्रूटमेंट होती है, कोई एम्प्लॉय भी अगर ये रखता है प्रॉब्लम कि उसको कुछ थर्ड पार्टी ने, मरीम साहब एक और इस पे पॉइंट है, मैं जरा उस पे आप बता दीजिए कि जो नहीं इसको खत्म करने दें, वो नहीं मान रहा, वो शहजाद वो नहीं मान रहा, तो उसको इख्तियार है काउंसिल ऑफ कंप्लेन में कंप्लेन डालने का, और काउंसिल ऑफ कंप्लेन का डिसीजन लीगली बाइंडिंग होगा एम्प्लॉयर के ऊपर कि वो उसकी तनख्वाह को मिनिमम रखे और उसको 60 दिनों के अंदर पूरे। मरीम साहब एक और जो क्लॉज 27 है, अब उस हवाले से भी लोगों में तशवीश है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप नजरिया पाकिस्तान के हवाले से कोई बात करें, उसके खिलाफ बात करें, तो उस पर भी जो है आपको रोका जा सकता है। अभी एक बड़ा मसला है ना, मिसाल के तौर पे बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जो कि इस बात पे एकेडमिक एक डिस्कशन कर रहे होते हैं कि नजरिया पाकिस्तान को किस तरीके से पेश किया जाता है, उसको चैलेंज भी करते हैं। तो इस पर अगर कोई एकेडमिक डिस्कशन हो रही है, आप ये कोई हेट स्पीच नहीं कर रहे, किसी की जान को खतरा इससे नहीं हो रहा, तो उसको भी इसमें क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि मेरी बाज लोगों से बात हुई है जो लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, बहस करते हैं इन चीज़ों पे, वो कह रहे हैं कि ये क्यों डाला गया है? इस पे तो आप बेसिकली जो किसी का इख्तलाफ है, कोई आज़ादी है, उसको आप छीन रहे हैं, क्यों ये किया गया है? मैं अभी सेक्शन 27 पढ़ रही थी, तो सेक्शन 27 के अंदर मुझे तो इस किस्म की कोई अमेंडमेंट नज़र नहीं आ रही। सेक्शन 27 जो है वो प्रोहिबिट करता है ब्रॉडकास्टर को, इसमें जो अमेंडमेंट की गई है वो पर्सन और एक्सप्रेशन ऑफ पर्सन की गई है। अदरवाइज अदरवाइज जो पहले कानून था वही उसी को किया गया, लेकिन इसको तो तब्दील किया जा सकता है ना। इस पर भी मेरी अजहर अब्बास साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं इस पे हमसे इस पॉइंट 27 पे बहस होनी चाहिए, लेकिन नहीं की गई। नहीं, इसके किसी भी सेक्शन, एक तो पहली बात कोई भी ऐसा सेक्शन है डाला नहीं गया या निकाला नहीं गया जिस पे इस जॉइंट एक्शन कमेटी ने तफसीली बहस ना की हो। ये बात मैं क्लैरिटी के साथ ऑन रिकॉर्ड आपको कहना चाहती हूँ। दूसरी बात यह है कि जिसके अंदर आप जिसकी बात कर रहे हैं वो है ब्रॉडकास्टिंग और री ब्रॉडकास्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी प्रोग्राम और एडवर्टीजमेंट और द एक्सप्रेशन बाय एनी पर्सन इफ इट इज़ ऑफ द ओपिनियन ऑफ दैट सच पर्टिकुलर प्रोग्राम और एडवर्टीजमेंट और द एक्सप्रेशन ऑफ एनी पर्सन। इसको सारा लिंक किया गया है कि जो आपकी पहले डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का तयन कर दिया गया है, बार बार वो रिपीट हो, बार बार वो रीब्रॉडकास्ट हो और उसको रोका ना जाए, तो वो आएगा सिवियर। और मेरा नहीं ख्याल कोई सहाफ़ी इस किस्म की कोई भी जो जर्नलिज्म और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म में बिलीव करता है वो ये काम कर सकता है। मैं एक ब्रेक लूँगा मरीम साहब, इसके बाद हम इस पर मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक में जाने से पहले पैमरा के तरमीमी बिल के हवाले से हम बात कर रहे थे। अब ज़रा कुछ सियासी सवालात हैं। कल नून लीग ने एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी मुख्तलिफ जो इत्तेहादी जमातें उनसे मुलाकात करेगी निगरां सेटअप के हवाले से। तो क्या ये फैसला हो गया है मरियम साहबा कि किस दिन असेंबली तहलील करनी है? क्योंकि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब ने कहा था कि वज़ीर आज़म से जो बात हुई है 8 अगस्त को असेंबली तहलील करनी है, यानी कि जो केटे का सेटअप होगा फिर वो 90 दिन का होगा। फैसला हो गया या नहीं हुआ अब तक? मेरे तो ख्याल में जी ये अभी तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ, और जब ये 8 अगस्त की खबर चली भी थी तो उसके ऊपर मैंने तरदीद भी दी थी कि ये कोalition पार्टनर्स और इस वक्त जो हुकूमत में हैं और इसका फ़ैसला करेंगे और उसका बाज़ाब्ता ज़ाहिर है ऐलान प्राइम मिनिस्टर करेंगे। अभी तक इस किस्म की ना कोई मुशावरत हुई है और ना किसी किस्म की अभी फ़ैसला हुआ है। और निगरां सेटअप के हवाले से जो 5 रुकनी कमेटी है वो बातचीत शुरू करेगी या किसी नाम पर और किसी कि किस क्या ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, सियासतदान होना चाहिए, इस हवाले से गुफ्तगू हुई है इत्तेहादियों के साथ? नहीं, ये रुकनी कमेटी का मैंने कल ज़राए की खबर ज़रूर सुनी थी शहजाद, लेकिन जब मैंने उसको पता करने की कोशिश की तो मेरे पास अभी तक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी, तो मैंने ना उसको आगे उसकी कोई तरदीद की। तो मुझे मंडे को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ज़ाहिर है कमेटी अगर बनाई गई है और कमेटी इसीलिए है कि वो इस मुशावरती अमल को आगे करे, और उसके अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मुशावरत के साथ निगरान सेटअप का पूरा फ़ैसला करना है जो उसके आइन के मुताबिक होगा। सही है। और कल याद सादिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे, जब ये खबर आई तो उन्होंने तस्दीक की थी कि हाँ ये कमेटी है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है क्योंकि अब सलीम मानवी वाला साहब सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने 2 रोज़ पहले इंटरव्यू में कहा है कि नून लीग की एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का हिस्सा ना हो। उन्होंने कहा कि उनकी राय में होना चाहिए और जो भी इलेक्शन लड़के जीते, जो भी आउटकम हो उसको तस्लीम करना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी आपके इत्तेहादी हैं, उनके सेनेटर ये बात करें कि पीटीआई की नून लीग की ख्वाहिश है कि पीटीआई इलेक्शन से बाहर हो।
मुझे नहीं पता शहजाद, ये उनकी ज़ाती राय ज़रूर हो सकती है, क्योंकि कोलिशन पार्टनर के अंदर पीपल्स पार्टी की बहुत नुमाइंदगी है और वो कैबिनेट में बैठते भी हैं, मिनिस्टर्स हैं। बिलावल भुट्टो साहब खुद फॉरेन मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़ा काम करते हैं, साथ रहकर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। इसी तरह और भी उनके नवीद कमर साहब हैं, शाजिया मरी साहिबा हैं, और सारे जो मिनिस्टर्स हैं पीपल्स पार्टी के। तो अब पार्टी के कैबिनेट के अंदर तो इस किस्म की कोई राय नहीं है। मेरा ख्याल है सलीम मांडवी साहब की ये ज़ाती राय ज़रूर हो सकती है। और आपकी राय क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में होना चाहिए? नहीं, अगर हमने किसी को बैन करना होता शहजाद, तो मेरी तो इस पर बड़ी वाज़ेह और हुकूमत की भी और प्राइम मिनिस्टर की भी यही राय है, कोलिशन पार्टनर्स की भी, कि अगर हमने इमरान खान साहब वाले काम करने होते तो 2022 अप्रैल में इमरान खान साहब सलाखों के पीछे होते, फॉरेन फंडिंग में PTI बैन हो चुकी होती और डिसक्वालीफाई हो चुकी होती और अभी तक ये इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा ना होती। लेकिन हमारा इस किस्म का कोई, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम फाशिस्ट नहीं हैं। जो 4 साल हमने सियासी मुखालफिन के साथ होते देखा है, वो हम अपने सियासी मुखालिफ के साथ नहीं करते। हमने वो तमाम केसेस जो चीज़ें थी वो अदारों को दी, कानून के हवाले की, उनके ट्रायल्स और उनके रेफरेंसेस इस वक्त कोर्ट्स में मौजूद हैं, जहां इमरान खान साहब डब्बा, डस्टबिन और कनस्तर रख के अदालतों में पेश होते हैं। हाँ, लेकिन चेयरमैन PTI का तो ये कहना है कि आप हमारी हुकूमत को फाशिस्ट कहते थे, आपने तो उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो कह रहे हैं कि हुकूमत चाहती है कि किसी ना किसी केस में, इंक्लूडिंग ये जो साइफर वाला मामला है, उसमें आप उनको नाअहल करें, इलेक्शन से बाहर करें और गिरफ्तार करें जब इलेक्शन हो रहे हो। क्या ये इरादा है हुकूमत का? हाँ, वो यही है उनका। तो तहरीके इंसाफ के चेयरमैन का तो क्या ही कहना है। उनका तो कहना ये भी था कि मुझ पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हो रहा है, मुझ पर तोप से हमला हो रहा है, मुझ पर कातलाना हमला हो रहा है। तो उनका तो कहना, अब उनके ऊपर तो अब बहस करनी और उनके कहने पर भी बहस करनी मेरे ख्याल में एक बेवकूफ़ाना अमल है। लेकिन ये जो आज़म खान वाला मामला था, उस पर लोग सवाल तो उठा रहे हैं ना कि 1 महीना एक शख्स गायब रहे और फिर अचानक से आके 164 का बयान भी दे दे, 161 का बयान भी दे दे, अगले दिन नैब में भी चला जाए, वहाँ पे भी अपना बयान रिकॉर्ड कर दे। ये कैसे हुआ? हुकूमत इस हवाले से खामोश है कि वो कहाँ थे 1 महीने से, कोई जवाब ही नहीं है। देखिए, मेरे पास तो नहीं, खामोश नहीं है इस मामले में। जब हुकूमत का क्या बात करे, जब आज़म खान साहब ने खुद बयान में रख दिया कि वो पेशावर में अपने दोस्त के पास थे, तो आज़म खान साहब को ढूंढ कर मीडिया को उनसे बात पूछनी चाहिए कि आपने जो बयान दिया है, जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, और मजिस्ट्रेट का जो बयान होता है वो कोई बंद कमरे में नहीं होता, वो सामने लोगों के होता है। 164 का जो बयान है, तो ये आज़म खान साहब से उन्होंने अपने बयान में तो यही लिखा है कि मैं पेशावर में था, मुझे कोई अगवा नहीं किया गया, मैं अपने फ्रेंड के पास था। आप कह रही हैं कि मजिस्ट्रेट का जो बयान है वो बंद कमरे में नहीं होता, सबके सामने होता है? नहीं, मजिस्ट्रेट का बयान मेरे ख्याल में 164 का बयान कोई किसी को बंद कमरे में बंदूक की गोली रख के तो नहीं होता होगा ना। और अगर इसके साथ वो नहीं अग्री करते तो वो कल नैब के दफ्तर गए हुए थे, वहाँ मीडिया को बुलाते बताते कि मेरे के ऊपर बड़ा तशद्दुद होकर मुझसे ये बयान लिया गया है। मतलब ये छोटी बातें छुपी तो नहीं रहती हैं। ये इसी तरह बिल्कुल ये जो आपने जिस मौजू पर मुझे बुलाया था, इसी तरह इस पर भी बहस हो रही है कि पता कुछ नहीं है, बिल नहीं पढ़ा, बिल पे कोई एतराज़ नहीं है, बिल की किसी डेफिनेशन पे एतराज़ नहीं है, किसी अमेंडमेंट में एतराज़ नहीं। काला कानून है, ड्रकोनियन। भाई, काले कानून को इंक्लूसिव किया गया है, काले कानून में इख्तियार को काला कानून सियासी सवालों पे बात करूं। नहीं, 1 मिनट, काला आखिरी लाइन, काला कानून जो होता है वो चेयरमैन पैमरा से सारा इख्तियार लेकर, जो आर्बिट्री यूनिलैटरली इख्तियार है, वो 12 मेंबर और उसके बाद 7 मेंबर्स को दिया जाता है। क्या ये काला कानून होता है? अच्छा मरियम साहबा, आपने मजिस्ट्रेट के बयान के हवाले से बात की कि आजम खान साहब क्यों नहीं बात करते थे इस हवाले से। देखिए, वक्त आने पे करते हैं ना। इसहाक डार साहब ने भी मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान नवाज शरीफ के खिलाफ दिया था, फौरी तो वो नहीं बोल पड़े थे, बाहर गए, जब फिर माहौल बेहतर हुआ फिर उन्होंने बताया ना कि कैसे अंडर ड्यूरेस उनसे वो बयान लिया गया था। देखिए, अंडर ड्यूरेस बयान दिया गया तो सामने आ जाएगा, छुपा तो नहीं रहेगा। मैं तो आपको सिर्फ ये कह रही हूँ और उस बयान पे मैं बात कर रही हूँ जो उन्होंने बयान दिया है। इसके बगैर कोई बात है तो वो मेरे इल्म में नहीं है, वो आज़म खान साहब आपको बता सकते हैं। वो अभी नैब की अदालत गए हुए थे, अगर वो अंडर ड्यूरेस दिया है तो वो आज बता देंगे, अगर अंडर ड्यूरेस दिया तो कल बता देंगे। ये तो आज़म खान साहब ही बताएंगे। मैंने तो वो देखा है जो उन्होंने बयान दिया है 164 का, और उसी को मैंने आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कल खबर ही आई थी कि नून लीग ने 5 रुकनी कमेटी बना दी है जो कि इत्तेहादियों से निगरान सेटअप के हवाले से बात करेगी, इलेक्शंस के हवाले से बात करेगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कायरा साहब, आपकी हुकूमत की क्या राय है इस पर कि जो असम्बली है क्या वो अपनी मुद्दत पूरी करे या मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बली को तहलील कर दिया जाए ताकि 90 दिन मिल सके निगरान सेटअप को? क्या राय है इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की?
अभी कोई हतमी राय नहीं है, लेकिन इससे कोई मैटर नहीं करेगा। 60 दिन में या 90 दिन में इलेक्शन होना, इलेक्शन का होना मैटर करता है और टाइमली और फेयर होना मैटर करता है, क्योंकि दोनों ही सूरतों में 60 दिन में हो या 90 दिन में आइन के अंदर दर्ज है, आइनी तरीकाकार है, लिहाजा उस पर कोई बड़ा फर्क मेरी नजर में नहीं है। हाँ, ये अगले कोई मेरे ख्याल हफ्ते 10 दिन में क्लियर हो जाएगा, अभी उसका टाइम भी नहीं है ना। और कायर साहब, ये तो यकीनन मैटर करता है, क्योंकि कुछ अफवाहें ये चल रही थी कि शायद निगरां सेटअप जो है वो 60 दिन या 90 दिन से भी तजावुज़ कर जाए, इस तरह की अफवाहें आई एम श्योर आपने भी सुनी होंगी। लेकिन अब आपको लगता है कि कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि निगरां सेटअप को एक्सटेंड किया जाए, जब IMF का बिल भी हो चुका है? हम सुनते रहते हैं जी। ये जो इस तरह की अफवाहें हैं, ये आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। ये भी बहुत मजबूत अफवाहें रही कई महीनों से कि इलेक्शन जो है ये टाइम पे नहीं होगा, इलेक्शन डिले हो जाएगा, ये हुकूमत एक्सटेंड हो जाएगी, असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, इकोनॉमिक इमरजेंसी, पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू होती थी। वो सारी अपनी देखना ये है कि क्या अमकान है, अमकानी तौर पे क्या इलेक्शन का डिले मुमकिन है? मेरी नजर में नहीं है। पंजाब के साथ मुमासलत की जाती है। पंजाब में मिड टर्म का इंतखाब था, एक सूबे का इंतखाब था, और उसके ऊपर पार्लियामान पूरी जमातें सिवाय एक जमात के इस बात पे मुत्तफिक थी। आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर जाने से पहले भी कहते रहे गलत है, जाने के बाद भी कहते रहे गलत है। असम्बलियों के अंदर से निकल के जब मामला अदालतों में गया तो अदालतों के अंदर वकला भी डिवाइडेड थे और जज साहिबान की आरा भी डिवाइडेड थी, लिहाजा उसके साथ इसकी कोई मुमासलत नहीं है। यहाँ तो असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है और उसमें डिले होने का क्या रास्ता हो सकता है? नई मर्दत तो देखने की जरूरत है कि वही जमातें हैं जो इलेक्शन के जो मर्दमशुमारी के ऊपर मोतरज हैं, वही जमातें अगर उसके बाद भी उस पे ऊपर अमल दरामद करना है तो ठीक है। फर्ज करें 4 महीने आपने इलेक्शन कमीशन को दे दिए, फर्ज करें, ये बहस है, ये मैं कह नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मफरूजा है। तो उसके बावजूद जो आइन के अंदर दी हुई सीटें हैं सूबों की, एक मजबूत राय यह है कि वो सीटों की जो आरा है, जो पंजाब की सीटें हैं, सिंध की सीटें हैं, बाकी उसके अंदर अगर तब्दीली करनी है कोई आपने, जो कि मर्दमशुमारी के बाद अगर हल्का बंदियां करनी है तो फिर करनी होगी, उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए। तो ये असम्बली या केयर टेकर तो और ऑर्डिनेंस के जरिए तो तरमीम हो नहीं सकती, तो फिर क्या किया जाएगा? तो ये मुतालबे अपनी जगह, ये दावे अपनी जगह, लेकिन इसमें इसकी अमली ताबीर जो है ये मुमकिन नहीं हो पाएगी। तो आपको भी लगता है कि जो इलेक्शंस हैं अब वो पुरानी मर्दमशुमारी पर ही होंगे और 2022 में जो हल्का बंदियां हुई थी उसके तहत ही हो सकते हैं? जी, बज़ाहिर ऐसा ही मुमकिन है ना। देखें ना, इसके लिए तो अगर इसकी बुनियाद भी पढ़नी है, फर्ज करें इस मुबाहिसे की बुनियाद भी पढ़नी है, मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उससे पहले मर्दमशुमारी नोटिफाई हो, सारी जमातें मुत्तफिक हों। अब अगर आप उसको डिले करते हैं तो अनलिमिटेड डिले तो नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि इलेक्शन का इनेकाद एक वो बहुत बड़ी जरूरत है इस वक्त मुल्क की। इलेक्शन का इनेकाद अपने वक्त पे होना चाहिए। मर्दमशुमारी के तहत नहीं के तहत हो सकता तो जरूर होता। मुझे अगर मुख्तसर कारी साहब पहले वो नोटिफाई हो, आप ये बता सके, क्योंकि अभी मैंने मरियम औरंगजेब साहिबा से भी सवाल किया था कि 2 रोज पहले आपकी जमात के सेनेटर मांडवी आला साहब ने ये बात की थी, सलीम मांडवी आला साहब ने, कि नून लीग की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखा जाए, और उन्होंने कहा वो ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जाती राय है सलीम मांडवी आला साहब की, या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नून लीग का इरादा है कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखे? राय है, और इस राय में जमात की राय ये कैसे हो सकती है कि हमारी ये ख्वाहिश हो किसी जमात को बाहर रखे? और क्या हमारी हमारी ख्वाहिशों पे इस मुल्क में चलना है? नहीं, वो ये कह रहे ख्वाहिशों पे इस मुल्क की, वो ये कह रहे हैं कि नून लीग की ख्वाहिश है, नून लीग की ख्वाहिश है कि पीटीआई को बाहर रखा जाए। तो पीपल्स पार्टी भी यही समझती है कि नून लीग की अगर नहीं, बिल्कुल नहीं। नून लीग की ख्वाहिश अगर होगी तो नून लीग अपनी ख्वाहिश खुद बयान करेगी। मैं और मांडवी वाला साहब कौन होते हैं नून लीग की ख्वाहिशें बयान करने वाले? बहुत बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।